So here, sorry for the inconveniences that you have faced। और मॉक टेस्ट पेपर 1 शुरू करते हैं। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो इनमें से ट्रू ये था कि इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम्स को तो आपको डील करना बताता है, लेकिन पूरी तरीके से आप सारे प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे ये बात वो नहीं बताता। तो ये जो बात है वो सही लिखी गई थी बी। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत है, साइंस और आर्ट दोनों है। रेशनल पर्सन कौन है, रेशनल पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास नॉलेज होता है, तो कब एक्ट नहीं करता है, मतलब कब वो अपनी तरह से कोई भी एक्शन नहीं लेता। देखिए, एज ए बायर आप कब कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब आप ऑप्शन जो है वो आप एक्शन नहीं लेंगे जब द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल बेनिफिट्स जो है वो आपको मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा मिले। मतलब इसका ये, अगर खर्चे आपके ज्यादा होंगे, जरा सा सोचिएगा, खर्चे आपके ज्यादा होंगे तब तो आप सामान खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन जब आपके खर्चे कम हो रहे हैं, एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब जितना आपका कॉस्ट है उससे ज्यादा आपको मार्जिनल बेनिफिट मिल जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए कि ऐसा होता है तब एक आदमी जो है वो रिएक्ट नहीं करता, यानी आपके पास फायदा हो रहा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नुकसान यहाँ पे होने लगता ये वाला सिचुएशन, तो आप एक्ट करने लगते। लेकिन यहाँ पूछा था कब एक्ट नहीं करेंगे, जब हमारा बेनिफिट जो है एक्सीड करेगा कॉस्ट को। ओके ओके। 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जब हम एक गुड्स छोड़कर दूसरे सामान को खरीदते हैं, तो पहले सामान से जो छोड़ चुके हैं वो चीज जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। 5, रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है। द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट, मार्केट किस बेस पे चलती है, ठीक है, उसका रेगुलेशन क्या है, मतलब रेगुलेशन, कंपटीशन, मार्केट सिस्टम की बात करें। विच वन ऑफ द कंट्री डज नॉट फ्लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि जहां पे पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो। क्या पूरी तरीके से प्राइवेट सारी जो है वो प्राइवेटाइजेशन वाली सिस्टम फॉलो करती है इंडिया, नहीं, बाकी सारे जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन वाली चीजें फॉलो करती है। यहाँ पे मिक्स्ड भी यूज होता है इंडिया में। 6 का डी। 7 देखिए, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू हिज, किस चीज के इक्वल होगा, जो अगर एक कंज्यूमर पे करना चाहता है तो वो किस चीज की इक्वल होनी चाहिए। द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, जो वो देना चाहेगा फॉर अ कमोडिटी इक्वल टू हिज मार्जिनल यूटिलिटी, जो उसका एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जो जितना चेंज हो रहा है ना उसके प्राइस अगर वो दे रहा है कंज्यूमर वही को देना चाहेगा। ठीक है, तो किसके इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी, इसी के बराबर वो पैसे देगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम कोई किसी चीज को खाते हैं तो हमें और खाने का मन करता है। ठीक है, आप अपना फेवरेट चीज खाना है तो आपको और खाने का मन करता है, फिर थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा और मन करता है, ऐसे करते करते फिर एक मन आता है जहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आपका पेट भर गया, अब आप खाएंगे तो वो डाउन चलने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल इंप्लाइज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिमिनिजेज ओवर टाइम। देखिए, आप स्टार्टिंग से तो डिमिनिज नहीं हो रहा था, वो डिमिनिज कब हुआ, जब आपका पेट भर गया। टोटल यूटिलिटी निगेटिव, टोटल यूटिलिटी निगेटिव तो नहीं होता। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मतलब लास्ट यूटिलिटी, ऐसा उसका फिगर होता है। द लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट मस्ट टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए हम खाते जा रहे हैं, अंत में जो हम छोड़े, क्या वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगा, नहीं, जितना फर्स्ट यूटिल जो होता है ना, जिसे हम कंज्यूम करते हैं किसी चीज को, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कोई नहीं दे सकता। तो 8 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 9, बायर इन द मार्केट इंक्लूड, किसे कहें, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट। यस। 9 क्या है, द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम, इसे कहते हैं हम ब्रांड वैगन इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सामने वाला जो है ना, द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फैक्ट दैट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम, कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, हमारा भी डिमांड हो रहा है कि काश मैं भी अच्छा यूज करूँ, तो इससे हमारी इच्छा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उसे क्या कहते हैं, ब्रांड वैगन। और ऐसे ही होता है कि सामने वाला जो है यूज कर रहा है तो हम भी वही यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि फिर हम सोचते हैं सामने वाला भी तो यही यूज कर रहा है, हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो पुराना हो गया, तो उसे कहते हैं स्नॉब, जिसमें आप स्टॉप कर देते हैं। कि इसमें पूछा था इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, कि डिमांड आपका बढ़ रहा है, किसी को सामने वाले को यूज करते हुए देख रहे हैं कोई सामान, तो आपका डिमांड बढ़ रहा है,
कि हाँ मैं भी इसे यूज करता तो ब्रांड पाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11, राइज इन प्राइस ऑफ गुड। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या होगा, डाउन जाएगा। 12, ऑल डिजायर स्टेट्स मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इन सभी को एक शब्द में कहते हैं वांट्स। 12 का सी। 13, अब 13 में देखिए, 13 में आपको ये चीज ध्यान देनी है, अगर आप एक दो पेयर अगर आप बना लिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि तीसरा जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब दो किसी को आप पेयर बना लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा होगा क्या मामला। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का शेप कैसा होता है, जो दो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, ये दो भी अगर आप समझ गए तो हो गया। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, उनका एल शेप होता है, हम लोग जानते हैं नेगेटिव होते हैं वो। ठीक है, एल शेप होता है। और जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसका हम क्या देखे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लीनियर इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं। टू परफेक्ट्स अगर हैं मतलब सेम दोनों का वैल्यू होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि सेम वैल्यू के जो गुड्स होते हैं ना, उनको अगर हम एक ही मतलब एक लाइन पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वही इंडिफरेंस करते हैं। ये तो पता चल गया कि ए का 1 और बी का 3। तो हमें देखना है कि ए का 1 और बी का 3 किस में। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में है, सी और डी, दोनों में देख रहे हैं। अब हमें कुछ देखना है इनमें से कि कौन सही है। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, जरा सा सोचिए, इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, सी का 4, तो जिसमें सी का 4 है, सी में ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। 14, कॉब डगलस फंक्शन। अब कॉब डगलस फंक्शन क्या था, इसमें था कि लेबर कैपिटल ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करके ना जो है ना वो हमारा प्रोडक्शन होता है। टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं ये चीजें। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि ये वैल्यू दिया हुआ है Q इक्वल टू, तो शेयर ऑफ लेबर इसमें कौन सा होगा, यही क्वेश्चन है, शेयर ऑफ लेबर। तो शेयर ऑफ लेबर अगर आप देखें तो शेयर ऑफ लेबर इसमें क्या होगा, मेरे ख्याल से ये शेयर ऑफ लेबर ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो है अगर आप स्टडी मटेरियल देखें वहाँ पे के से जो है वो ए, यहाँ पे ए की जगह पे के है, लेकिन जो स्मॉल ए है ना जो फैक्टर को डिनोट करता है वही उसी की बात करें। द शेयर ऑफ द लेबर इन टोटल प्रोडक्शन इज ए। यस, आगे आते हैं, इसमें कुछ इतना कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे स्टडी मटेरियल में क्लियरली गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए फिर से मैच द फ्लोइंग। टी कॉफी, टी कॉफी क्या है आपका सब्स्टिट्यूट है। कार पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। गोल्ड डायमंड वेवलेन गुड्स है। अब आप देखिए इतने में ही तो बंद हो गया, खत्म। जो रागी बाजरा होंगे वो अपने आप ही जो है वो गिफिन गुड्स हो जाएंगे। तो देखिए डी का 3, डी का 3 किसमें, इसमें, यानी कि 15 का जो आंसर होगा मेरे ख्याल से वो बी होगा। 15 का बी, ये वाला जो पेयर है ना जो कहता है कि 1 का 2, देखिए 1 का 2 से हो गया, 2 का 4, 2 का 4 से हो गया, और क्या कहता है, सॉरी 2 का 1, 4 का 3, 4 का 3, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखिए सॉरी मैं गड़बड़ा गया थोड़ा सा, टी और कॉफी ये तो सब्स्टिट्यूट है, सही है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, सही है। तो आपको ऑप्शन देखिए रिवर्स में दिया हुआ है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी है, और ये जो है ना ये उन्हीं का जो है वो इस साइड वाला जो है लिस्ट 2, ये लिस्ट 2 इधर दिया हुआ है। मतलब ए का क्या होगा, ए का 2, तो ए का 2 आप देख लीजिए सिर्फ इसी में, खत्म बात, ए का 2 और किसी में है ही नहीं। तो ए का जो 2 है वो सिर्फ ए वाले ऑप्शन जो है, ए का 2 ये इधर वाला बी वाला में है, किस में है, बी में। ठीक है, ऑप्शन ए में मत चल जाएगा, ए में ए दिया मतलब वो वेवलेंथ से कंपेयर किया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 15 15 का बी। 16 में ये रिटर्न्स टू ए फैक्टर ड्यू टू, रिटर्न्स टू फैक्टर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेस इन, किसके चेंजेस के कारण टोटल आउटपुट चेंज होता है। ठीक है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर में छोटा आपके पास टाइम है तब, तो किसके कारण होता है, एक फैक्टर चेंज होने के कारण। यस, एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं, एक फैक्टर को वेरिएबल, तो ये जो वन फैक्टर है ना इसी के कारण आउटपुट चेंज होते हैं।
अब द कॉस्ट कर्व विच इज नॉट यू शेप जिसका नहीं होता है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। 17 का सी। 18 का देखिए ये होता है हमारा टोटल कॉस्ट क्या कैसे बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट से। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो वही पूछा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो शुरू में है वो अंत तक रहेगा, ये तो चेंज होता ही नहीं है। 18 का भी ए। 19 एट पॉइंट ऑफ किंग द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स, प्राइस रिजिडिटी को इंडिकेट करता है ना। और ठीक है ये ऑप्शन नहीं, ये दिया हुआ है नीचे ऑप्शन है, प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी, यस इन दोनों को। 20 टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सोचिए टोटल रेवेन्यू ये ऐसा होता है, सॉरी ऐसा ये इंक्रीज कर रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी जो होता है ना वो इस तरीके से ही होता है स्टार्टिंग। ओके तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो ये है हुआ नहीं अभी, क्योंकि ये तो इंक्रीज ही कर रहा है टोटल रेवेन्यू। जब ये रुक जाता तो उसके बाद अगर कुछ होता तब ये डाउन जाता, और डिमांड कर्व का तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, तो 20 का सी। 21 में ये वैल्यू इन एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज, उसे कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द मार्केट इज इनकरेक्ट, कौन सा जो है वो गलत है, तो गलत ये है। इसका कहना ये था कि जो है मार्केट एकदम बिजनेस के तरीके से होनी चाहिए पार्टिकुलर जगह पे, तो आपको भी पता है कि कोई भी इंसान सामान बेच रहा है तो उसे मार्केट ही कहते हैं, और अगर किसी भी जगह पे बेच रहा है तो उसे मार्केट ही कहते हैं। तो ये जो पॉइंट लिखा था कि एकदम बिजनेस की तरह ही बेचना चाहिए और एक जगह होनी चाहिए, तो ये पॉइंट गलत लिखा था। 22 का डी। चलिए 23 में आते हैं। इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज नॉट एनफ टू मेक गुड, करके टोटल रेवेन्यू नहीं है उतना, ठीक है, तो फर्म को बंद कर देनी चाहिए। कब, जब वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है कि अब वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं आप जो है वो रेवेन्यू से मैच कर पा रहे हैं, मतलब आपका खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होने लगते हैं, तो कम से कम आपके बिजनेस में इतनी रेवेन्यू होनी चाहिए टोटल रेवेन्यू कि कम से कम इसको जो है वो फुलफिल कर पाए, लेकिन अगर इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आपको बंद कर देना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका डी। 24 द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या कहता है, यही कहता है कि मार्केट कैसे काम करता है। कंज्यूमर गवर्नमेंट के बारे में तो बात करता नहीं है, मार्केट कैसे काम करता है। 24 का बी। 25 मोनोपोलीज मार्केट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जब प्रोडक्शन टेक प्लेस कब करेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब लॉन्ग रन में जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। प्राइस इज नॉट बिलो दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, अब प्राइस इतना कम नहीं रखना है कि आपका जो कॉस्ट है उससे कम हो, मतलब प्राइस आपको जब भी रखना है वो हाई रखना है। अब आप मोनोपोली है, आपका ही मार्केट है, पूरा कंट्रोल है, अब प्राइस आप कम रखें, आपका खर्चे ज़्यादा हो जाए तो आपको तो प्रॉफिट पूरा होगा नहीं। तो इसीलिए जो है ये इक्विलिब्रियम आपको तभी मिलेगा जब आप मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल रेवेन्यू से इक्वल में है, कोई दिक्कत नहीं है कि जितना हमारा इंक्रीजिंग खर्चे हैं उतना हमारा इंक्रीजिंग रेवेन्यू मिल जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है ना उससे हमारा जो कॉस्ट है ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो प्राइस इज नॉट बिलो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। 25 का सी। 26 में ये इफ अ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन अ मार्केट दैट इज कैटेगराइज्ड बाय फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, थोड़े से सेलर्स और बहुत ज्यादा जो है वो बायर्स हैं, लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी देन द फर्म इज, ये किस फर्म में ऐसा होता है, जरा से सोचिए अच्छे से कि सेलर्स कम है, सेलर्स कम है, अब यही सबका माइंड घूमेगा। ये एक ही केस होता है और वो है ओलिगोपोली, जिसमें सेलर्स कम होते हैं, जैसे सेलर्स कम मोनोपोली में भी होते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि ये देखिए एंड लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी, कार ये सब की बातें कर रहा है, तो ये सब कहाँ होता है, वो होता है ओलिगोपोली में। 26 का बी। आइए 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सारे तो डिफरेंशिएटेड ही है, टी शर्ट, हैमबर्गर, ऑटोमोबाइल। 27 का डी। अब 28 कैटेगरी इनपुट डिमांड, अगर आप एक सेलर हैं तो आपका जो इनपुट लग रहा है उसके डिमांड में कम हो गया, ठीक। आप एक सेलर है, आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक, आप रॉ मटेरियल ये सब यूज किए और अब उसका डिमांड कम हो गया, तो कम हो गया तो एज ए सेलर आप उसकी प्राइस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, आप खुद सोचिए। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कि नहीं बिक रहा है, इनपुट दिया है, तो एज ए सेलर आपको सोचना होगा, तो आप उसके प्राइस को नीचे ही रखेंगे, ऊपर तो रखेंगे नहीं। तो 28 का सी पुल्स इनपुट्स प्राइस डाउन, नीचे रखेंगे
तभी आपकी बिक्री होगी, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है डिमांड, जब डिमांड डिक्रीज हो रही है प्राइस बढ़ा देंगे तो और नहीं बिकेगा। डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स कैसे होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं यार, सिमिलर थोड़े होता है। तीस, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन शॉर्ट रन की बात करें, इट इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट। करें कि कौन सा पॉलिसी है जिसमें स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन ऐसा किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे इज एंड डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। किसमें, मॉनिटरी पॉलिसी में। हम लोग पढ़े मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये दो जो टर्म्स है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो 30 का सी, मॉनिटरी पॉलिसी। आगे, इट इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशन, क्या नॉर्मेटिव या पॉजिटिव, जरा ध्यान से सुनिए, वेलफेयर की बात कर रहा है। आगे बढ़ने, अच्छा होने की, ठीक है, अच्छा होने की बात कर रहा है, तो ये कौन सा कहता है, वो ये कहता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव तो करंट चीज बताता है ना, वो वेलफेयर की नहीं बात करता। 32, द ग्रेटर इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स, ज़्यादा अगर मनी इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट द इनइक्वालिटीज नेशनल आउटपुट में जो इनइक्वालिटी होगी वो ज़्यादा होगी कि कम होगी। अब मान लीजिए कि जो इनकम हम बांट रहे हैं, ठीक है, उसमें अनइक्वल बांट रहे हैं, तो जो अनइक्वल हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। हम पहले तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिए, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ज़्यादा आएगा कम आएगा, तो वो जब भी आएगा वो ज़्यादा आएगा। देखिए, द ग्रेटर इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम में हम ज़्यादा इनइक्वालिटी कर रहे हैं, द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट विल बी ग्रेटर, तो नेशनल आउटपुट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। 33, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब वैसा पेयर जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रही हो, उससे आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। एंड इफ बिटवीन टू, दो बंडल की बात कर रहा है कि दो बंडल है आपके पास, कौन से बंडल में मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आपको मिलेगी, ठीक है, कौन सा प्रीफर करेंगे। तो जरा सा सोचिए कि एक बंडल है जिसमें आपको मोर ऑफ लीस्ट वन ऑफ द गुड्स पहले से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, उससे कम नहीं मिल रहा, तो उसका प्रीफर करेंगे ज़्यादा मिलने वाले को, तो डी 34 का। 35 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन दिया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कौन दिया है, हिक्स दिए हैं, ठीक है, बी 34 का बी। 35 में था कि आइसोकोस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कांस्टेंट। जब स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जितने भी पॉइंट देंगे तो वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट ही होंगे, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, 35 का बी। 35 का बी क्या कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और जो सेकंड वाला है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इसको, सही बात है, जो डॉटेड होते हैं वो सारे जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। आगे ये 36 का, 36 का कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप रिलेशन बताइए कि क्या होगा इसमें, ये तीन बात लिखी हुई है और नीचे दिया है कौन सा सही होगा, ये चीजें पूछा है, ओके। बोला कि एपी राइजेस, एपी एवरेज प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है तो एबीसी फॉल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे जा रही है, ओके, सही बात है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये प्रोडक्ट ये कॉस्ट का, ओके। एपी रीचेज इट्स मैक्सिमम, जब एपी मैक्सिमम पे होता है तो ये मिनिमम पे होता है, मतलब कम से कम पे ये भी होता है, और फिर वो राइज करता है। व्हेन एपी फॉल्स, एपी फॉल्स एवरेज प्रोडक्ट फॉल करता है, तो ठीक है, व्हेन एपी फॉल्स एबीसी राइजेस, क्या ये भी सही है, एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा है तो क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करेगा, फिर से जी नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो जो 1 और 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एपी राइज अगर कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट तो एबीसी फॉल करेगा, और एपी अगर मैक्सिमम पे है तो एबीसी मिनिमम में होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे, और ये जो था व्हेन एपी फॉल्स एबीसी राइजेस, इसमें ये भी हो सकता था, but as per ICI module this one is given first। 37
एन इंडस्ट्री कंप्राइज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। बताइए किस मार्केट में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, किस में? वो है प्योर कंपटीशन। स्टैंडर्डाइज मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होमोजीनियस। ओके। मोनोपोलिस्टिकली कंपिटिटिव सेलर्स डिमांड कर्व विल बिकम मोर इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा। कब? मोनोपोली मार्केट की बात कर रहा है। मोनोपोली मतलब एक ही मार्केट है या एक ही सेलर है जो पूरा कंट्रोल करके रखा है, तो उसका जो है वो इलास्टिसिटी कब ज्यादा होगा? कब ज्यादा होगा उसका इलास्टिसिटी? जब उसके कंपिटिटर्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो बढ़ने लगेंगे तो थोड़ा सा उसको जो है ना वो स्ट्रिक्ट से थोड़ा सा सोचना होगा कि नहीं, अब मैं हर चीज को कंट्रोल में नहीं रख सकता, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, तो इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। एक्सेस कैपेसिटी किसके अंदर नहीं होती? एक्सेस कैपेसिटी मतलब सामान जो अभी पूरा वो यूज नहीं कर रहा है, रॉ मटेरियल सब, तो कौन सी ऐसी है जिसमें नहीं पूरा यूज हो रहा है? तो वो है परफेक्ट कंपटीशन हमारा, जिसमें हम पूरी कंप्लीटली ही जब हो जाता है सब कुछ तभी हम सेल करते हैं। ठीक है। 40 का सी, उसमें कुछ भी बचा नहीं रहता। 40 इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजिंग रिवेन्यू। इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेज रिवेन्यू। एयर फेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे रिवेन्यू भी इंक्रीज कर दिया। अब डिक्रीज कर रहे हैं तो वो भी डिक्रीज करे। तो डिमांड कैसा है? द डिमांड ऑफ एयर एज ए प्राइस इलास्टिक। तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? जितना हमारा एयर फेयर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है उतना हमारी रिवेन्यू इंक्रीज कर रही है, एंड और उतना ही अगर डिक्रीज करने पे डिक्रीज कर रही है, तो टोटली इसको जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जीरो इलास्टिसिटी की बात किया, 0 से लेकर 1 तक हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वली नहीं होते हैं। तो 0 से 1 तक 40 का बी। चलिए आते हैं 41। अ नेसेसिटी इज डिफाइंड एज ए गुड हैविंग, क्या कहते हैं नेसेसिटी? इनकम इलास्टिसिटी 0 हो, 0 के 1 में हो, इलास्टिसिटी नेसेसरी गुड्स का कह रहा है। मतलब थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाता है सामान की प्राइस ना तो हम उसको खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि नेसेसरी है। तो ये उतना हम इसको जो है इलास्टिसिटी इन इलास्टिक करके नहीं रखते हैं। ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा सी, जब आपका इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 0-1 के बीच में होता है। मोनोपोलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। क्यों इनएफिशिएंट होते हैं? रीजन है नीचे, क्योंकि दे रेस्ट्रिक्ट आउटपुट टू कीप द प्राइसेस हाई। हाँ ये सही बात है। और दे चार्जेज हायर प्राइस देन द मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल ये दोनों बातें सही है कि परफेक्ट कंपटीशन से उनका प्राइस ज़्यादा रहता है और मार्जिनल कॉस्ट को वो लोग कम रखते हैं ताकि हमारा खर्चा कम हो, प्राइस ज़्यादा मिले। 42 का सी। 43 इन द लॉन्ग रन सम फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट। कब वो लोग मार्केट छोड़ देंगे? फॉर सेल लेस देन, कब? अगर मान लीजिए कि मार्केट चल रहा है, वहां पे कुछ लोग जो है वो वहां से जाने वाले हैं, तो कितना उनका घाटा होगा जब वो भागेंगे? उनका सेल किस चीज से कम हो जाएगा जब वो भागेंगे? तो अगर उनका उनका जो है वो अगर टोटल कॉस्ट वो नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में आपके पास टाइम ही टाइम है। शॉर्ट रन की बात करता वेरिएबल कॉस्ट आ जाता, एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ फर्म्स जो है यहाँ से अब जाएंगे, उन्हें पता है कि अब जो उनका सेल हो रहा है ना वो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम हो रहा है, तो वो लोग मार्केट को छोड़ देंगे। अब आइए 44 क्या कहता है? द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन। अरे भाई कॉस्ट लाइन जब ऐसे रहेगा नीचे से तभी तो कटिंग द आइसोकॉन्ट, ओह सॉरी बिलो द आइसोकॉन्ट, दोनों की रेंज कहते हैं बिलो द आइसोकॉन्ट। बी 44 का बी। 45 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट विल बी डिफरेंट मार्केट इन विच द टोटल मार्केट हैज डिवाइडेड। अगर अलग अलग तरीके से मार्केट रहेंगे तभी तो अलग अलग से चार्ज करेंगे। पता चला कि सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं और फिर लॉस होने लगा, तो डिफरेंट मार्केट होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके हम उसमें जो है वो अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमी की बात करते हैं? जैसे नॉर्मेटिव में तो बताता है कि फ्यूचर में या फिर कुछ करेक्टिव मेजर्स के बारे में, लेकिन जो पॉजिटिव है वो बताता है करंट की अभी सिचुएशन क्या है। तो क्या लग रहा है आपको? ए बी सी डी, ये जब चारों आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज, यही जो है वो एक बता रहा है जिसमें फ्यूचर की कुछ भी बात नहीं कही जा रही है, ना ही कुछ सुधारने की बात करनी। तो इसमें देखिए हाउ मच, फेयर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन, हाउ टू, तो इन सबको छोड़ दें,
इन सब जो है वो नॉर्मेटिव बातें कर रही है, पॉजिटिव बातें जो कर रही है ऑप्शन ए 46 की ए। ये 47 एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब किसी भी इकोनॉमी को मिलेगा, क्या सा फिर से सुनिए, कब मिलेगा आपको क्या लगता है? जब सारे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे और बहुत कम खर्चे पर हम प्रोड्यूस कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, और ऊपर जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की। बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्या बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड बनाएंगे तो कोई ज़रूरी है कि आपका बिक ही जाए, हो सकता है आपका कम बिके। या फिर हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुली एम्प्लॉयड, पूरा एम्प्लॉयड करके इससे तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता। जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और आपका जो खर्चा आ रहा है ना वो प्रोडक्शन से कम आ रहा है, तो ये चीज़ जो है वो सही है। 47 का सी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, देखिए कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्राइस जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट होता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे जो है प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होगा? जब सेम चीजें की जो है ना वो प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। बी 48 का बी। 49 का है ऑल द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, कौन सा फीचर्स हैं सारे, ठीक है, नीचे जो दिए गए हैं, एक्सेप्ट एक जो है वो जो फीचर नहीं है वो है आपका प्राइस टेकर, क्योंकि मोनोपोली प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता। 50 के अदर नेम ऑफ बजट लाइन, क्या लगता है आपको बजट लाइन का दूसरा नाम? सोचिए, बिना सोचे ही मारिए, प्राइस लाइन। इनमें से कौन है जो ये बात बोले हैं कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन इंड रोबिन्स? नाम देखिए, इंड रोबिन्स। ओके, 51 का ए। अब आइए 52 52, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, कंज्यूमर सरप्लस किस पे बेस्ड है? 52 का डी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, धीरे धीरे हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है और उसके बाद जो भी हमारा जो सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो हमें मिल रहा है, जो प्राइस कम पे मिल रहा है हमें, तो जो हमारी अमाउंट बच रही है कंज्यूमर सरप्लस। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि वैसी यूटिलिटी जिनको मेजर कर लेंगे, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी उनको मेजर नहीं करते हैं। इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, बिल्कुल अनरिलेटेड हैं दो गुड्स, तो उनमें जो इलास्टिसिटी होगी वो जीरो होगी। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मोबिलाइजेशन ये नहीं है, इनोवेशन इनोवेट करते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, रिस्क बीरिंग होते हैं, और क्या करते हैं वो इंटरप्राइज बिजनेस ये सब में कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इनका फीचर नहीं है। 56, which of the following is not one of the features of capitalist economy, कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट इकोनॉमी के फीचर्स नहीं है। तो क्या प्राइवेट प्रॉफिट लॉस नहीं चाहती? वो चाहती है, तो ये जो सी है वो ऑप्शन गलत है 56 का। अब आइए 57 में AR एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप पूछा था, जो कि बी बताता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी -1/1/E। 58 कह रहा है कि 4 फेजेस, 4 फेज कौन सी है बिजनेस साइकिल की? एक तो हम जानते हैं कि बहुत ऊपर जाती है, जाते जाते फिर रुक जाती है, ठीक है, फिर उस डाउन होती है कंपनी, डाउन होते होते फिर रुक जाती है, एकदम डाउन चली गई भी गई, फिर क्या होता है कि फिर से ये रिकवरी वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है बिजनेस साइकिल। तो ये बातें किसमें लिखी गई है? तो ये बातें आपकी लिखी गई है इसमें, पहले तो पिक पे पहुंच गई, फिर धीरे धीरे डाउन जा रही है, डाउन जा जाते एकदम डाउन चल गई, फिर उसको रिकवर कर ली, यू टर्न मार ली। ओ सी 59 इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं? वैसा कॉस्ट जो जिस कॉस्ट को आप करके कहीं से आपको फायदा हो सकता था, तो उससे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इनमें से कौन सा होगा? सॉरी, ये मैं टिक नहीं मार रहा था। तो इनमें से होगा इंटरेस्ट ऑन ओन मनी कैपिटल, अगर आप खुद पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में और खुद का ही आपका बिजनेस है, तो इस पर आपको कोई भी रिटर्न मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं और लगाते तो आपको रिटर्न मिलता, तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिस पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। अब इधर देखिए इलास्टिसिटी की बात कर रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करना है फॉर द हाउस होल्ड। इनकम आपका जो है ना, इनकम आपके पास 10% से बढ़ा, लेकिन अब डिमांड टीवी का 20% से बढ़ा दिए, तो चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांड बाई चेंजेज इन इनकम, ठीक है। तो चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया? +20% आप बढ़ाए हैं, +20%, और आपका पैसा कितना बढ़ा था? बट्टे
प्लस 10%, यानी कि प्लस 20/10 यानी कि 2, 60 का 2। अब आते हैं BCK का। BCK क्या कहता है वो अब ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें उतना हार्ड होता नहीं। सुनिए क्या है कि इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा जो है वो गलत है 61 का। तो 61 का कंजप्शन जो है ना वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता, तो ये गलत लिखा था। कोड ऑफ कंडक्ट कौन फॉलो करता है प्रोफेशन में, एज ए CA आपको कोड ऑफ कंडक्ट ये सब फॉलो करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिस्ट फॉलो करते हैं। हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, ये किसका मिशन है, ये आई थिंक भारतीय एयरटेल लिमिटेड का है। 64 करके कोई बिजनेस है तो उसके लिए जो इन्फ्लेशन महंगाई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, शैल बी मोस्ट डिटर्मिनेंटल इफ, जब वो बहुत कम होंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी, इंडिकेटर होगा कब, जब एक्सट्रीमली लो होगा। ये इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। ठीक है, आ गया ये 64 हो गया। 62 RBI का रोल क्या नहीं है। देखिए फिलोसोफर और गाइड तो करता है, वो इन्फ्लेशन को भी रेगुलेट करता है, सब सारे कमर्शियल बैंक, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट ये क्या से नया आ गया B, 65 का B, ये काम RBI नहीं करता। 66 क्या है, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर किसे कहते हैं, जिस ऑर्डर में आप एक स्पेसिफाइड प्राइस को फिक्स कर देते हैं। एन ऑर्डर टू बाई और सेल अ शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, मतलब एक प्राइस फिक्स कर दिए उसी को कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, 66 हो गया। 67 कह रहा है कि कुमार एंड सन्स एक बिजनेस है, इंडियन बिजनेस पर, और फिर वही बिजनेस बांग्लादेश में है, नेपाल में है, भूटान में है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे मल्टीनेशनल, 10 क्लास में पढ़े थे, मल्टीनेशनल कंपनी। 67 का भी। 68 इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन क्या क्या, हाँ अपॉर्चुनिटी, ये सब ग्रैब करने में आपको हेल्प कर सकता है, थ्रेट्स को आप उसको एडवांटेज में बदल सकते हैं, और हाँ डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अवॉइडिंग कंपटीशन, क्या वो कंपटीशन भी अवॉइड कर देगा, नहीं। एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता है कंपटीशन खत्म, कंपटीशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो 68 का डी। 69 कह रहे कि स्विस ट्रांजिशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी कौन सी है इनमें से, तो इनमें से नेस्ले जो है वो है। लैंड रिफॉर्म्स अकबर द ग्रेट, ये किसने, जो वेर इंट्रोड्यूस्ड, ये जो बना था अकबर द ग्रेट वो किसके अंडर में बना था, टोडरमल। ठीक है, B 70 का भी। नबार्ड, नबार्ड रीफाइनेंसिंग इज अवेलेबल ऑल द बिलो एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, करे कि किसको छोड़कर अवेलेबल होता है इसका रीफाइनेंसिंग नबार्ड का, तो प्राइवेट सेक्टर। 71 का D। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आइडिया हो, किसी भी बिजनेस का एक आइडिया होता है कि हम पीपल को देखें, फिर प्रॉफिट भी देखें, और प्लानट मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों को, इन्वायरमेंट, ये सब ये किस चीज़ के अंदर आता है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन हमें कहता है कि बिजनेस को पीपल को भी केयर करना है, अपना प्रॉफिट भी और इन्वायरमेंट भी ध्यान देना है। ठीक है, 72 का D। 73 मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स प्राइवेट में 200। 74 फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ, किसका, फिजिकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है। देखिए ये तो मेरे हाथ में है, एज ए बिजनेस मैं फिजिकल रिसोर्सेज भी ग्रैब कर सकता हूँ और टेक्नोलॉजी भी अपने अनुसार ग्रैब कर लूंगा। 74 का क्या होगा, 74 का आपका 74 का होगा C, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्वा पन्ना, ये जो वाटर ब्रांड प्रोडक्ट हो, किसका वाटर ब्रांड प्रोडक्ट है ये, एक्वा पन्ना। तो एक्वा पन्ना जो है वो जो है मेरे ख्याल से वो भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है, वाटर ब्रांड है नेस्ले का, एक्वा पन्ना जिसे कहते हैं, एक्वा पन्ना। ओके, आइए 76 कह रहा है कि NSDL बनाया गया है, ये क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, तो इससे क्या हो रहा है, किसी भी चीज को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो 67 का C। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है। देखिए लेजिस्लेटिव वाला काम करता है, एग्जीक्यूटिव वाला काम करता है, जुडिशियरी का काम करता है, लेकिन ये काम वो नहीं करता, क्वासी फिस्कल, तो C 78 कह रहा है कि सिमिल्टेनियसली प्रेजेंट एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज, दो सेम प्रकार की कमोडिटीज को परचेज करना और सेल करना, ये कहलाता है आर्बिट्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट LLP, LLP के बारे में ट्रू क्या है, ये
ट्रू नहीं क्या है, वो ये चीज़ है कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो बिल्कुल मैंडेटरी होता है। तो ये जो लिखा हुआ है कि वो मैंडेटरी नहीं है, ये गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कस्टमर आपका इंटरनल नहीं है, आप लेबर को इंटरनल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर आप बदल सकते हैं, स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं बिजनेस का, लेकिन कस्टमर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 80 का सी। 81 सत्या नडेला किसका जो है वो सीईओ है, वो माइक्रोसॉफ्ट का, पिछली बार भी आया था। कोई फॉरेन ब्रांड है, ठीक है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बोल रहा है कि तुम अपना ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, तो उसको लिबरल बनाया जाए, थोड़ा लाइसेंस ये सब जो है ना वो हटाया जा रहा है। तो ये किसके अंदर आता है, सी। 82 का सी। आगे आइए, कह रहा है कि किस सेक्शन के अंदर IRDI एक्ट जो है वो फंक्शन करता है एंड इम्पार्ट इट्स और ड्यूटी को इम्पार्ट करता है। तो यू है सेक्शन 14। 83 का डी। अब ये 84, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, सही क्या है। तो ऑफर जो है ना वो बिड से बड़ा होता है, पहले जो ऑफर लगाया जाता है वो बिड से बड़ा लगाया जाता है। जैसे बोली किया कि 3 लाख, तो आपको 3 लाख 2 बोलना है, तो ऑफर से आपको बड़ा बिड लगाना होगा। ऑफर जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑफर इज हायर देन द बिड। ऑफर जो दिया गया वो बड़ा होता है आपसे, आपको चाहिए ज़्यादा ऑफर देना। ओके, बिड वहाँ पे बता दिया कि हाँ 1 लाख, तो आप जो बोली लगा रहे हैं सामान का, तो सबको 1 लाख 1 बोलना होगा। तो 84 का जो है वो सी। नेक्स्ट वन 85, ये सारे टर्म्स दिए कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, ऑल टुगेदर डिराइव BCK। ये BCK के किसी डोमेन्स में बताते हैं, कौन से डोमेन्स में, वो है इक्लेक्टिक डोमेन्स। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार आप तीनों डोमेन्स जो है उनके देख लीजिए कि तीनों कैटेगरी में क्या क्या आता है। ओके, 85 का सी। 86 करके द फ्लोइंग फैक्टर्स आर एन आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक्सेप्ट। कौन सा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का आउटकम नहीं है, स्ट्रेटजिक थिंकिंग नहीं है, क्योंकि इशूज, ट्रेंड, एक्सपेक्टेशंस, ये और एक और होता है, 4 होते हैं, लेकिन स्ट्रेटजिक थिंकिंग नहीं होता। अब देखिए, व्हील्स लाइफस्टाइल इज ए ब्रांड ऑन बाय, इसको कौन ऑन करता है व्हील्स लाइफस्टाइल को, तो व्हील्स जो है उसको ओन करता है ITC लिमिटेड। 87 का बी। 88 में ये टैरिफ एडवाइजरी कमिटी इज ए पार्ट ऑफ, किसका है, ये तो इंश्योरेंस का है। तो 88 का जो है वो आपका बी, IRDI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI, RBI का फंक्शन क्या नहीं है। 89, तो 89 का क्या होगा आपका, 89 का होगा बी, कलेक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा। ये काम एक बैंक का नहीं है, और बैंक का टू गवर्नमेंट भी है, वो फंड भी प्रोवाइड करता है नाबार्ड को, बैंक को भी प्रमोट करता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल डेटा नहीं है, कोई भी फॉरेन जो डेटा आ रही है उसको स्टोर करने का। 90 में ये द हाइएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे इज कॉल्ड। 90 का ए, बीड। हाईएस्ट प्राइस की बात कर रहा है, जो एक बायर जो है वो पे करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बोली बी। अब 90 का हो गया। अब देखिए 91 क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है अफ्रीका के, वो हंट करते हैं और उसको बेचकर उनको बदले में पल्सेज मिलते हैं, तो ये उनका बिजनेस है। तो कुछ भी चीज़ें जो इस चीज़ों से मिलती है उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे इन काइंड मिले या इन कैश। ठीक है, 91 का डी। 92 में आइए, करे कि कोई कॉर्पोरेट प्रेशर टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव डाइवर्सिटी, ये सब बढ़ाने के लिए जो है वो फोर्स किया जा रहा है कंट्री में, किस लिए, ताकि स्टडी जो है वो इम्प्रूव हो, कंज्यूमर उसको समझे। तो ये चीज़ क्या बताइए, ये डेमोग्राफी बताता है। ठीक है, पॉपुलेशन, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, डाइवर्सिटी में सब, तो ये डेमोग्राफी। 92 का ए। 93 जो है ये क्या कहता है, स्पेसिफाइड एरियाज वेयर द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बिजनेस टू इनहेंस, डेवलप एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, वो कहती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं गवर्नमेंट की, ये सब बढ़ाओ। 94 GST किस चीज़ का फॉर्म है, इंक्लूसिव इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तो है नहीं, इंक्लूसिव ही नहीं, पब्लिक वेलफेयर है या फिर पब्लिक पॉलिसी है, तो ये पब्लिक जो है ना पॉलिसी रिफॉर्म है। 94 का सी। कंपटीशन कमीशन कब आया था, CCI 14 अक्टूबर 2003 को आया था। 95 का सी। 96 कोई स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइसेज, किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू आप लो प्राइसेस जो है वो सेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डिटर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स टू द सप्लायर, न्यू सप्लायर को आने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो कैसे रोक रहे हैं, प्राइस कम करके। तो प्राइस अगर आप कम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्री इम्पटिव, अगर आप प्राइस बढ़ा देते तो उसको कहते हैं प्री प्राइस स्कीमिंग। ठीक है, तो 96 का
सी। 97 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हाइब्रिड फॉर्म। ये तो एलएलपी होता है, जो हाइब्रिड होता है एक कंपनी का और एक पार्टनरशिप का, दोनों को एक ही साथ। प्रमोशन ऑफ वुमेन को आप टेक्नोलॉजी में प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी में आएगा। 98 का डी। अब ये देखिए, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हम डेलीगेशन पढ़े हैं, डाइवेस्टमेंट पढ़े हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़े हैं, लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन उसमें नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये वाली बात जो है गलत है। 100 देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि चार्जिंग हाई प्राइसेस इनिशियली टू बिल्ड ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर बेस इज कॉल्ड। हाई प्राइसेस आप बना रहे हैं ताकि आपका जो है ना वो ब्रांड वाले आपके कस्टमर मिले, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइस की नहीं। 10 का 100 का बी पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इस बार, ठीक है।